नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा होने में अभी और वक्त लग सकता है। डीआरडीओ की स्कैनिंग रिपोर्ट के बाद ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिकारियों ने ऑगर मशीन में किसी भी तकनीकी खराबी से इनकार किया। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि अब लक्ष्य तकरीबन 7 से 9 मीटर दूर है। अधिकारियों ने कहा है कि उम्मीद है कि आज हम रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर पाएंगे। मदारी टनल में फंसे मजदूर 800 पाइपों से तैयार एस्केप से बाहर निकाले जाएंगे। उत्तरकाशी सुरंग मामले में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस मामले में अभी तक क्या क्या हुआ है, चलिए आपको बता देते हैं ग्राफिक के सहायता से। और ये पूरा हादसा जो है ये घटित 12 नवंबर को हुआ है और उसी दिन तमाम मजदूर जो है वो टनल के अंदर फंसे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से कि 13 नवंबर को और उसके आगे क्या क्या हुआ। तो 13 नवंबर को कर्मचारियों से संपर्क किया गया, फूड उनको भेजा गया, ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। बात 14 नवंबर की करेंगे। आपको बता दें कि 14 नवंबर को कर्मचारियों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा था और इस दौरान मलबा गिरा गया, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आई। 15 नवंबर को मलबा गिरने से रेस्क्यू के काम में दिक्कत आई। लगातार मलबा गिर रहा था और हर ही दिन तकरीबन यही दोहराया जा रहा था। 16 नवंबर की बात करते हैं। कर्मचारियों ने घर वालों से बातचीत की थी और फिर 17 नवंबर को आपको बता दें कि कर्मचारी की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी। 2 ऐसे मजदूर थे जिनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी, उनको दवा भी भेजा गया था। 18 नवंबर की तरफ रुख करेंगे। इंदौर से मंगाई नई मशीन। तो इंदौर से नई मशीन मंगाई गई थी ताकि एक बैकअप प्लान पहले से रखा जा सके। 19 तारीख को 5 मोर्चे पर 6 एजेंसियां तैनात थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में और गति देने के लिए 20 नवंबर को 80 मीटर की ऊंचाई से वर्टिकल होल किया गया। तो ये सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं कब क्या कैसे हुआ। बात 21 नवंबर की करेंगे। टनल में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो सामने आया, जिसके बाद से हर किसी के चेहरे पर खुशी थी क्योंकि तमाम मजदूर जो है वो सुरक्षित है। 22 नवंबर को 45 मीटर तक जो पाइप है उसको पहुंचाया गया और उसी की सहायता से मजदूर बाहर आएंगे। 23 नवंबर को टनल में मजदूरों के करीब टीम पहुंच चुकी है। तकरीबन अब 9 से 11 मीटर का फासला बचा हुआ है। अभय कैंतुरा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभी देखिए हम तस्वीर देख रहे हैं और इससे पता चल रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी गति दी गई है। मौके पर कौन कौन से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो अभी भी मौजूद है? तो अभी को दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें कि शाम तक ये माना जा रहा है कि खुशखबरी जो है वो आ सकती है, मजदूरों को निकाला जा सकता है। बता दें कि ये पाइप धीरे धीरे अंदर डाला जा रहा है और सिर्फ 9 से 11 मीटर का फासला तकरीबन बच चुका है और 9 से 11 मीटर तक पाइप जो है वो और अंदर डालनी बाकी है। इसी के जरिए मजदूर जो है पाइप को सहायता से रेंगते हुए बाहर आएंगे। सिलक्यारा टनल हादसे में 13 दिन बीत जाने के बाद उम्मीद की किरण अभी टूटी नहीं है। सिलक्यारा के समीप ही अब इस रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेरा जमा लिया है। सीएम धामी यहीं से ही रेस्क्यू कार्यों का अपडेट ले रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। सीएम धामी के इस अस्थायी कैंप को लेकर डीजी सूचना बंशीधर तिवारी से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने।
उत्तरकाशी के सिरकारा टनहाटू पे रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। श्रमिकों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 2 दिन से की मातृ रहेंगी और यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से अस्थायी कैंप बनाते हैं बातचीत करने के लिए डीजी सूचना तिवारी जी उनसे बातचीत करते हैं। सर, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आते हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, लोगों को धैर्य रखने के लिए बिल्कुल पहले की यात्रा लगातार आ रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी प्रतिदिन उनसे बात करके और जो हालचाल है और कुशल क्षेम जानी जाती है, प्रगति व्याख्या के बारे में जाना जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कल से ही कैंप किए हुए हैं और ITBP जो हमारा मातृ का ITBP का गेस्ट हाउस वहाँ पर सिविल कार्यालय खोला हुआ है और जो सारी कार्यों का निपटान वहाँ से कर रहे हैं। कल उन्होंने जो हमारा बचाव कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण भी किया था। जो श्रमिक हैं उनका हौसलाअफजाई की थी, जो काम में लगे हुए हैं, जो लोग अंदर फंसे हुआ उनसे बात भी किया था। जो SDRF ने कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया हुआ, तो निश्चित रूप से चूँकि अंतिम चरण में है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें सफलता मिलेगी। सभी लोग बहुत मनोयोग से लगे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बेस कैंप को बना दिया गया है, यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। किस तरह से काम हो पा रहे हैं, क्योंकि तो शासन की बहुत सारी फाइलें होंगी, जैसे काम निकालना होता है ऑनलाइन माध्यम से ही करने से या मुख्यमंत्री बहुत देखिए, मैंने बताया दोनों तरह के जो अधिकारी अगर आना चाह रहे हैं, कोई वार्ता करने तो भी आ रहे हैं और आ सकते हैं। और जो जनप्रतिनिधि हैं ये भी लोग लगातार आ रहे हैं, जनता से भी मिलने का काम हो रहा है और जो पत्रावलियाँ उनका भी निस्तारण किया जा रहा है। तो शासकीय कार्य बाधित न हो, इसलिए सिविल कार्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम खुला गया। सर, जनता के लिए क्या कुछ मैसेज है, क्योंकि सभी की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है, जनता के लिए क्या कुछ उनके लिए कहेंगे, यहाँ पर जाना उचित भी ना हो और ये काम भी पूरी तरह से। देखिए, सभी लोग दिन रात लगे हुए हैं और हर किसी की इच्छा है कि सभी लोग बाहर आएँ और जल्द से जल्द आएँ। तो हम लोग भी उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी लोग बाहर आएँ और जो एक कहें कि जो एक मानवता की वजह से सभी लोगों के मन की परेशानी है जल्द से जल्द दूर हो सके। तो बिल्कुल ये तो मुझे तिवारी जी ने साफ तौर पर कहा कि लगातार सरकार प्रयासरत है और काम भी कर रही है। रेस्क्यू अभियान को अंतिम चरण में करने की भी तैयारी है, साथ ही सरकारी काम भी बाधित ना हो उसके लिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से यहाँ पर कैंप कार्यालय खोला गया ताकि काम भी चलता रहे और ये निर्बाध रूप से ये रेस्क्यू काम भी संपन्न हो सके। कैमरामैन अभय केंद्रा, इंडिया वाइज, सिरकारा, उत्तरकाशी। खबर उत्तरकाशी के सिलक्यार टनल के भीतर ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। आखिरी के 11 मीटर के पैच को पूरा करने का काम किया जा रहा है। ये फासला जल्द दूर होगा। वहीं दोपहर के बाद इस रेस्क्यू अभियान के पूरे होने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जिसको लेकर SDRF के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभी कैंतुरा ने। आज से मैं 13 दिन अभी तक रेस्क्यू अभियान जारी है, लेकिन अब उम्मीद की लगी है कि अंतिम पड़ाव पर वो रेस्क्यू अभियान सफल होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए SDRF के कमांडेंट मिश्रा जी उनसे बातचीत करेंगे। सर, अभी तक के जो हालात हैं, कब तक ये कह सकते हैं कि रेस्क्यू अभियान सफल हो पाएगा, क्या कुछ होगा? हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द मजदूर भाइयों को वहाँ से निकाला जाए, जिसके लिए इंजीनियर्स की और टेक्निकल्स की टीम लगी हुई है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम उन्हें बाहर ले आएंगे। सर, ज़्यादा तो बड़ी यहाँ तक वो सभी मजदूर बाहर आने के बाद भी उन्हें दिक्कत ना हो। जिला प्रशासन के द्वारा और पुलिस और SDRF के द्वारा इसका प्लान बनाया गया है, जिसमें उन मजदूरों को वहाँ से उनका प्राथमिक उपचार वहाँ करने के उपरांत अगर कोई समस्या उनको होती है तो उनका उपचार किया जाएगा और उसके उपरांत ये 44 हॉस्पिटल में ले आया जाएगा, जहाँ पर्याप्त बेड की और डॉक्टर्स की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सर, क्या कुछ लोगों से आप इस समय कहेंगे, क्योंकि लोगों की निगाहें सबको यहाँ पर टिकी हुई है, कब तक क्या कुछ उनका होगा? हमारा ये लक्ष्य है कि उनको जल्द से जल्द हम बाहर निकालेंगे और हमारे इंजीनियर्स, हमारे जो टेक्नीशियंस वहाँ लगे हुए हैं, उन पर हमारा पूरा विश्वास है कि वो जल्दी से रास्ता बना देंगे जिसकी द्वारा SDRF उन मजदूरों को बाहर निकालेगी। थैंक यू। तो ये थे मणिकांत मिश्रा जी जो SDRF कमांडेंट है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उम्मीद है और उम्मीद यही है कि आज देर शाम तक उन सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, श्रमिकों को, और फिर उनका स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ पे किया जाएगा। SDRF की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हर मजदूर सुरक्षित हो और ऐसी उम्मीद भी यहाँ पर है। कैमरामैन साहब, अभय केंद्रा, इंडिया वाइज। अभी कैंथुरा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी PMO के पूर्व सलाहकार ने कहा है कि 45 मिनट के अंदर कार्य जो है एक बार फिर से शुरू होगा। सभी धातु को निकाल लिए गए हैं, कोई भी अभी खराबी नहीं है। बिल्कुल, यही एक राहत भरी खबर कही जा सकती है
कि पीएमओ के जो अधिकारी हैं, जैसे अधिकारी भास्कर शिंदे, इनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाला समय राहत भरा समय कह सकते हैं कि जो श्रमिक अंदर फंसे उनको रेस्क्यू करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। लगातार जो पीएमओ के अधिकारी यहाँ पर के कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो कार्य यहाँ पर चल रहे हैं रेस्क्यू अभियान में, उन कार्यों में बाधा यहाँ पर ना आए। अभी तक ये कह सकते हैं कि जो 7 से 9 मीटर का जो पैच यहाँ पर बचा है, उस पैच को ड्रिल किया जाना बाकी है, यानी लास्ट। लेकिन जो पाइप है, जिस पाइप को ड्रिल करना है, वो पाइप अभी पूरी तरह से अंदर नहीं हो पाया। उस पाइप की वेल्डिंग हो चुकी है और अब उसको ड्रिल करने का काम यहाँ पर है। जैसे ये काम पूरा होता है, उसके बाद आखिरी पाइप को यहाँ पर ड्रिल करके अंदर भेजा जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि अगले 3 से 4 घंटे जो होंगे वो बड़े राहत वाले स्थिति रहने वाले हो सकते हैं, जब देर शाम तक इन सभी श्रमिकों को टनल के भीतर से जो श्रमिक फंसे हुए हैं श्रमिक, उनको बाहर रेस्क्यू कर लाया जाएगा। इसके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तरफ से हर उस व्यवस्था को यहाँ पर दुरुस्त करने का काम किया जाए, जिसमें इन श्रमिकों की रेस्क्यू यहाँ पर किया जाएगा टनल के भीतर से बाहर तक, और बाहर फिर ये कह सकते हैं कि अस्पताल तक उनका जो स्वास्थ्य परीक्षण होना है, इसकी व्यवस्था है वो यहाँ पर सभी कर ली गई है। ये कह सकते हैं कि एसडीआरएफ की तरफ से टनल के भीतर एक मॉकड्रिल भी यहाँ पर की गई है कि किस प्रकार से श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा और इसके लिए क्या कुछ वहाँ पर है, इन सब चीजों की व्यवस्था वहाँ पर हो चुकी है। जैसे ही ड्रिल यानी पाइप को ड्रिल करने का काम पूरा किया जाता है, तो टनल्स के भीतर जो पाइप डाले जाने, आज से एमएनडीआर के जो पाइप अंदर जाएंगे, जैसे ही वो कार्य कम्प्लीट होता है, उसके बाद एनडीआरएफ का एक लाइफ सपोर्टिंग जो रास्ता होता है, जो रास्ता होता है, वो इन पाइप के माध्यम से श्रमिकों तक पहुँचने का काम वहाँ पर करेगा। श्रमिकों को पूरा प्रशिक्षण वहाँ पर दिया जाएगा, इनसे कुछ देर उनको वहाँ पर ब्रीफ किया जाएगा, उनका स्वास्थ्य परीक्षण वहाँ पर लिया जाएगा और उसके बाद उनको बताया जाएगा किस प्रकार से उन्हें स्ट्रेचर पर लेटना है और किस मुद्रा में उन्हें वहाँ पर रहना, ताकि उनका सकुशल रेस्क्यू वहाँ पर हो सके। ये कह सकते हैं कि लगातार जो प्रशासन की तैयारियाँ, वो तैयारियाँ बाकी हो रही है और कोशिश यही है कि अब तक कुछ देर में जब यहाँ पर इस रेस्क्यू अभियान का अंतिम चरण शुरू होगा, तो श्रमिकों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी वो शुरू हो जाएगी। जी अभी 45 मिनट का समय और लगेगा, यानी कि काम शुरू होने में। उसके बाद से जो 9 से 10 मीटर का फासला बचा हुआ है, उसमें कितना वक्त और लग जाएगा, क्या कह रहा है आपका अंदाजा? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से विशेषज्ञों ने अभी तक अपने इस ड्रिलिंग को लेकर अपनी राय यहाँ पर रखी है, इस राय में साफ तौर पर ये समझा जा सकता है कि जो यहाँ पर ड्रिलिंग का जो काम होगा, यानी आज का एमएन का जो पाइप अंदर जाता है, जो ड्रिल करके अंदर ड्रिल नलियों के उस पार भेजने की जो तैयारी यहाँ पर की जाती है, उस पाइप को 1 से 1.5 घंटा वेल्डिंग होने में, यानी वेल्डिंग जब एक पाइप से दूसरे पाइप को वेल्ड वहाँ पर किया जाता है, तो 1 से 1.5 घंटे का समय वहाँ पर लगता है, जब पाइप का तापमान सामान्य वहाँ पर हो सके। जैसे ही तापमान सामान्य होता है, उसके बाद उस पाइप को ड्रिल करके नलियों के साथ भेजने की तैयारी होती है। जो पूरे मामले में कह सकते हैं कि 1 से 1.5 घंटा। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि कितना वक्त और लगता है इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभी आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सेलक्यारा को लेकर सीएम धामी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट किया है और सीएम धामी ने कहा है कि निर्माणाधीन सुरंग में चल रहे राहत एवं बचाव कार्य की जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग करने के साथ ही मातली में स्थापित अस्थायी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से सभी सरकारी कामकाज कर रहा हूं। इसी के साथ सीएम धामी ने आगे लिखा है कि यहां पर बचाव अभियान गतिमान है और जल्द ही सारी बाधाओं को पार कर सभी श्रमिक भाइयों को सकुशल बाहर निकालने के लिए हम सभी लगातार कोशिश कर रहे हैं। सेलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू अभियान अब अंतिम रूप में पहुंचने वाला है और बता दें कि जिसके चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रही है। आईजी गढ़वाल के एस गनियाल ने कहा है कि पुलिस तैयार है, जैसे ही रेस्क्यू होगा ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से सभी मजदूरों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। बहुत बड़ी घटना है, इसलिए जो है हमारे देख रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ 2 दिन से कैंप किए हैं। पहले भी दिल्ली टीम के द्वारा किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल
पीके सिंह साहब भी यहाँ कैंप किए हैं। सबकी एक ही टारगेट है कि ये जो इतना बड़ा आपदा आई है किसी भी तरह जल्दी से जल्दी इसका सॉर्ट आउट हो जाए और जो श्रमिक अंदर फंसे पड़े हैं उनको निकाल लिया जाए। तो युद्ध स्तर में दिन और रात आप देख रहे होंगे, आप लोग भी तब से जिस दिन घटना हुई तब से यहाँ मौजूद हो, दिन रात काम चल रहा है। तो सारी संस्थाएं, सिस्टम, एजेंसियां सब यहाँ मौजूद है और सबका एक ही उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन पूरा होकर मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। सर, जैसे ही जो है सुरंग से बाहर मजदूर आएंगे तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की क्या तैयारी है? इसके लिए हमें जो है उनको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाना ये प्राथमिकता रहेगी और इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से रास्ते में कोई भी रुकावट आने ना पाए, इसके लिए स्कॉट के माध्यम से उनको हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिन के दौरे के लिए हरिद्वार पहुंच गए हैं, जहां पर हरिद्वार विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने फूल देकर सीएम धामी का स्वागत किया। वहीं सीएम धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के अंतर्गत क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव में शिरकत कर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सिडकुल के उद्यमियों से विचार विमर्श किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, उज्ज्वला उद्योग केंद्र की संचालित योजनाओं पर प्रदर्शनी लगाई गई। तुषार गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे, उनका स्वागत किया गया और क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम हुए? देखिए, इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेश यात्रा से लेकर जो देश भर के अन्य राज्य हैं वहां पर रैलियां कर रहे हैं और साथ साथ जो निवेश करता है विश्व भर के उनसे वार्ता कर रहे हैं कि उत्तराखंड में वो इन्वेस्ट करें। और जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है वो उत्तराखंड में के देहरादून में आयोजित होने जा रही है और ये जो दिसंबर का दूसरा हफ्ता है और वो उसके लिए रिजर्व रखा गया है। वहीं अगर बात की जाए तो तमाम तैयारियां प्रदेश भर में चल रही हैं। निवेशकर्ताओं से जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं जो तैयारियां हैं, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और जो डेलीगेट्स हैं उनकी व्यवस्थाएं रखी जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो 15,000 करोड़ का जो MOU है वो आज साइन हुआ है हरिद्वार में। एक बड़ी कहा जा सकता है कामयाबी है, क्योंकि अभी तक अगर बात की जाए तो 1,24,000 जो करोड़ है उसका लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, लेकिन 15,000 करोड़ का जो कहा जा सकता है कि हरिद्वार से के जो सिडकुल क्षेत्र है वहां से आज MOU साइन हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी कामयाबी है वो मिली है। जब कार्यक्रम हुआ तो उसमें हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल थे, कई विधायक, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक थे, तो कई बड़े बड़े जो कहा जा सकता है जो विधायक थे पूरे हरिद्वार के, क्योंकि सिडकुल ऐसा क्षेत्र है, गढ़वाल की बात की जाए तो सब हब यहीं पर है जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज की बात की जाए, जैसे अकम्स हो गई, हीरो कंपनी हो गई, हिंदुस्तान लेवर हो गई, तो तमाम जो बड़ी इंडस्ट्रीज है वो सिडकुल में आप अपनी कंपनी चला रही है। ऐसे में उनके जो निवेश करता है उनसे वहां पर वार्ता की गई और उन्हें इन्विटेशन दिया गया कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में वो आए और वहाँ की जो परिस्थितियां हैं उत्तराखंड की वो उन्हें बताई कि आप मैदानी क्षेत्र से पहाड़ों के क्षेत्रों में भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि हरिद्वार मैदानी क्षेत्र है, ऐसे में जो पहाड़ है उन पर भी आप इन्वेस्ट करें, वहां पर भी अपनी कंपनीज खोलें ताकि जो रोजगार है वो वहाँ के पहाड़ी लोगों को मिले, ताकि पलायन को रोका जाए और साथ साथ जो एजुकेशन है या फिर स्वास्थ्य है वो पहाड़ों में बढ़ाया जाए। तो एक बड़ी खबर है कि 15,000 करोड़ का आज MOU साइन हुआ है हरिद्वार, और ये निजी होटल में एक कार्यक्रम में हुआ था। वहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर उद्योगपतियों से वार्ता भी की और तमाम उन्हें इन्विटेशन भी दिया गया है। जी, जितने MOU साइन हो रहे हैं तुषार, उससे ये तो संभव है और ये मुमकिन है कि उत्तराखंड के विकास को गति मिलेगी। देखिए, हाँ बिल्कुल, अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट होता है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए काम आएगा, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य, शिक्षा, जो दवाइयों को लेकर या फिर टूरिज्म को लेकर इन क्षेत्रों में अधिकतम हमने निवेश देखा है कि इतने इसमें MOU साइन हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो टूरिज्म है, जो बैकबोन कहा जाता है उत्तराखंड की, वो अगर मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्हें फायदा होगा
और अगर इंडस्ट्रीज वगैरह ऊपर सेटअप होती है तो वहाँ के युवा जो देहरादून या फिर दिल्ली के लिए पलायन कर रहे हैं लगातार नौकरियों के लिए, तो वो नहीं करेंगे। वहीं पर उन्हें नौकरी मिल सकती है, बेहतर स्वास्थ्य मिल सकता है, बेहतर शिक्षा मिल सकती है उनके बच्चों को। तो ऐसे में जो लोग पलायन कर रहे थे उसे कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। उत्तरकाशी में जिस तरह से टनल हादसा हुआ है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी फिलहाल जो दोनों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता यही है अभी फिलहाल उत्तरकाशी पे ध्यान दें, क्योंकि बीच में हमने देखा जो इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर मुख्यमंत्री के दौरे भी कहीं रोके गए, क्योंकि उत्तरकाशी में जिस तरह से टनल हादसा हुआ था उसके बाद कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ ही हफ्ते शेष रह चुके हैं, करीब 2। ठीक है तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से, जहां इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। डेलीगेट्स और मेहमानों की यात्रा सकुशल बनाने के लिए सड़कों को बेहतर बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित की जा रही है, जिसके लिए सड़कों की चौड़ीकरण, गड्ढा को भरने और निर्माण काम किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए पीडब्ल्यूडी सचिव ने बताया कि देहरादून के 50 किलोमीटर के दायरे में सड़क दुरुस्त की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि 30 नवंबर तक सभी सड़कें बन जाएगी। इन्वेस्टमेंट समिट के लिए हम लोगों ने जो वेन्यू है उसके लिए 7 अलग अलग मेन रूट्स प्लान किए गए थे कि जहाँ जहाँ से लोग आएंगे, वीआईपीज जहाँ से आएंगे, बाकी लोग डेलीगेट्स जहाँ से आएंगे, बाहर के लोग जहाँ से आएंगे, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, आईएसबीटी है, दिल्ली से जो रोड आ रहा है, हरिद्वार से जो रोड आ रहा है, इन सारी सड़कों पे काम चल रहा है। काफ़ी सारे काम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इवन जो कैंट एरिया के अंदर का काम था उसमें भी मैंने कैंट बोर्ड के अधिकारियों से बात करके उस पर भी काम करवा लिया है। एमईएस के अधिकारियों से बात करके उस पर भी काम करा लिया गया है, और एफआरआई के अंदर की भी जो सड़कें थी उनको भी सब चेक कर लिया गया है। मेरे द्वारा स्वयं भी इस पूरे रोड पे लगभग 50 किलोमीटर का रोड है, इसको खुद जाके एक बार देखा गया है। मैं दोबारा भी प्लान कर रहा हूँ जाके देखने। खबर कोटद्वार से है, जहां कोतवाली पुलिस ने भाबर में हो रहे अवैध खनन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने आपदा के बाद नदियों में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए चलाए गए अभियान के तहत सुखरो समेत अन्य नदियों से अवैध खनन से करीब 20 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चालान किए हैं। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मणिभूषण श्रीवास्तव के अनुसार इससे पूर्व भी पुलिस द्वारा अवैध खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां सीज की गई है। उन्होंने बताया कि सुखरो नदी में खनन की जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत बीते दिन राजस्थान से चुनाव प्रचार कर लौटे हैं, जिसके बाद धन सिंह रावत की एक फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। फोटो में मौजूद उत्तराखंड के नर्सिंग कॉलेज में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर राम कुमार शर्मा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने धन सिंह रावत पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। गरिमा दौसानी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यहां से अधिकारियों और कर्मचारियों को राजस्थान में भाजपा को लाभ दिलाने के लिए जबरन ले जाया जा रहा है। कांग्रेस ने भारत निर्वाचन आयोग, राजस्थान निर्वाचन आयोग और उत्तराखंड निर्वाचन आयोग को यह शिकायती पत्र भेजा और मामले की जांच की मांग की। देखिए, अभी ये मामला जो संज्ञान में आया है और लोग चुनाव आयोग में गए हैं, आरोप लगाया गया है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। सिद्ध उसकी अगर जांच होगी तो निश्चित रूप से जो भी होगा सामने उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम किसी के आरोप लगाने को गंभीर नहीं मानते हैं, आरोप सिद्ध होगा तो गंभीर है। आज एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि राजस्थान समेत 4 अन्य राज्यों में जो विधानसभा चुनाव गतिमान हैं, उसमें राजस्थान में चुनाव प्रचार प्रसार करने पहुंचे उत्तराखंड के काबीना मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जो कि कई महत्वपूर्ण विभाग उत्तराखंड में संभाल रहे हैं, उन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए सरकारी अधिकारी कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली का उल्लंघन करते हुए तो चुनाव में लाभ लेने की दृष्टि से सत्ता का दुरुपयोग ये दिखाई पड़ता है। खबर लक्सर से है, जहां पत्री क्षेत्र के ऐथल बुजुर्ग तिराहे के पास 2 मोटरसाइकिल टकरा गई, जिससे मौके पर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने सामने से आ रहे एक बाइक सवार को अपने बुलेट मोटरसाइकिल से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार सड़क पर जा गिरा और गंभीर चोट लगने के कारण मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंच के पुलिस जब शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगे, तभी परिजनों ने हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने गुस्साई भीड़ को समझा बुझाकर शांत किया।
दो दोपहिया वाहनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसमें कि संबंधित जिसने दुर्घटना कारित की है उसे हिरासत में लिया गया है, उसका मेडिकल कराया जा रहा है और जो पीड़ित पक्ष हैं उनकी ओर से तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।